नमस्कार, इतिहास के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने ये सेकेंड ईयर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट ईयर। कोविड की वजह से सरकारें आगे से आगे जो है वो तारीखें देती जा रही है। स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज खुल नहीं रहे हैं। एक ही विकल्प है हमारे पास में, हम सबके पास में, कि वीडियोज़ के द्वारा आपको जितना हो सके अधिकतम वो ज्ञान प्रदान किया जाए। बीए फर्स्ट ईयर चूँकि नई क्लास है, किसी का 12वीं में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा भी होगा, किसी का नहीं रहा होगा। जिनका रहा होगा वो इतिहास से पूर्व परिचित है और जिनका नहीं रहा है उनको अभी परिचय लेना पड़ेगा। असंभव कुछ भी नहीं है, मेहनत करिए, समझ में आ जाएगा। हिस्ट्री ऐसा कोई बहुत वैसा कठिन सब्जेक्ट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा है, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ा है, वैदिक काल के बारे में पढ़ा है। वैदिक संस्कृति के बाद में हम पूरे भारतीय परिदृश्य पे जो देखते हैं कि जनपदों का विकास होता है और जनपदों के विकास में मुख्य रूप से 16 महाजनपद जो है वो के सामने आते हैं। और उन 16 महाजनपदों में से आपसी प्रतिस्पर्धा में उभर करके एक महाजनपद जिसको हम मगध महाजनपद कहते हैं वो उभर करके सामने आता है। और मगध का उदय जब हम पढ़ रहे हैं तो उस पर विभिन्न राजवंशों ने शासन किया है, भले वो हरेक वंश हो, शिशुनाग वंश हो, नंद वंश हो, और उसके बाद में आगे आने वाला जो राजवंश हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हम जो एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मौर्य साम्राज्य। लेकिन मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करने से पहले हमें क्या देखना है, उस दौर का भारत कैसा था। मौर्य साम्राज्य की जो शुरुआत है वो लगभग आप ये समझिए कि 323 से मानी जाती है, ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व। कई जगह आपको 322 में मिलेंगे, 184 में मिलेंगे। देखिए इतिहास में डेट को लेकर के, तारीखों को लेकर के थोड़ा मतभेद रहा है और उसके पीछे जो मूल कारण है कि इतिहासकारों ने जिन स्रोतों के आधार पर इतिहास की रचना की है या अपने ग्रंथों का जो रचना की है, उस स्रोतों के आधार पर जो है हमारे यहाँ डेट को लेकर के मतभेद हैं। लेकिन हमें उस घटनाओं पर जानना है कि जैसे मौर्य साम्राज्य आप समझ लो कि लगभग ये जो काल है 323 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक का काल, यानी चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के ब्रदर तक का काल। ध्यान रखें कि हम कोई भी राजवंश को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मूल रूप से हमेशा उसका पहला शासक और उसका अंतिम शासक ये हमेशा हमें याद रखना है। इसको हमें इसका परिणाम ये होता है कि इससे सहूलियत ये होती है कि हमें इतिहास को समझने में सहायता मिलती है। किसी भी राजवंश का, जैसे मौर्य साम्राज्य को जब पढ़ने जा रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं, तो उसका पहला शासक कौन था या उसका संस्थापक, या यूं कहिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। 323 ईसा पूर्व, कई जगह पर हमें 322 ईसा पूर्व लिखा मिलेगा। और उसका अंतिम शासक कौन था, तो वो था बृहद्रथ। 185 ईसा पूर्व या 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी थी। शुंग वंश का शासक, उसने हत्या करके फिर अपने से नए राजवंश की स्थापना की थी। अभी हमें जो समझना है, ध्यान रखें कि जो नए स्टूडेंट है उनके लिए देखो, जब हम इतिहास को समझते हैं तो एक तो होता है हम एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना ही है हमारे पास में, लेकिन हम किसी भी राजवंश को जब पढ़ते हैं तो किन परिस्थितियों के अंदर उस राजवंश ने शासन व्यवस्था को स्थापित किया, उसको भी हमें समझना होगा। दूसरा, जब हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ रहे हैं तो मौर्य साम्राज्य को पढ़ने से पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उस दौर का भारत कैसा था, यानी भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो उस
दौर के भारत के बारे में हम जो समझे तो इससे ठीक पहले हमारे भारत पर एक बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था जिसको हम यूनानी आक्रमण बोलते हैं, और वो यूनानी आक्रमण लगभग 326 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था, और वो आक्रमण किया था यूनानी शासक सेल्यूकस ने, सिकंदर ने, सेल्यूकस नहीं सिकंदर। तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व के अंदर, सिकंदर ध्यान रखें, सेल्यूकस इसके बाद में आएगा। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व के अंदर जो भारत पर आक्रमण किया था। देखिए, कोई भी विदेशी आक्रमण होता है तो उस आक्रमण के पीछे कोई न कोई कारण होता है, और विदेशी हमारे देश में क्यों सफल हुए उसके ऊपर भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। उस दौर की परिस्थितियां कैसी थी, तो उस दौर की परिस्थितियों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और उसको उस आक्रमण के अंदर सफलता मिली। देखिए, उस समय मगध पर घनानंद नाम का व्यक्ति जो शासन करता था, और बहुत बड़ा साम्राज्य उसका सैन्य दृष्टि से देखा जाए, नंद वंश का वो शासक था और घनानंद था वो शासक। इसके अलावा छोटे छोटे कई राज्य जो है वो, यानी हम स्पष्ट रूप से कहें तो उस दौर का भारत टुकड़ों में विभक्त था, एक सूत्र रूप से बंधा हुआ नहीं था या एकता नहीं थी। तो भारत जो है वो छोटे छोटे राज्यों में क्या था, विभक्त था। ये यूनानी आक्रमणकारी जो आया सिकंदर भारत के अंदर, और उसने भारत पर जो अटैक किया है, आक्रमण किया है, उस दौर का भारत जो है वो हमारा छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। अब वो छोटे छोटे राज्य कैसे थे, तो कुछ एक राज्य जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली वहां पर स्थापित थी कई राज्यों के अंदर, और कुछ एक राज्य ऐसे थे जो राजतंत्रात्मक तरीके से संचालित होते थे। तो इस तरह से राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाले राज्य जो थे वो छोटे छोटे राज्य थे, तो भारत उस दौर के अंदर छोटे छोटे राज्यों के अंदर विभक्त था। कुल मिलाकर में हम ये देखें कि भारतीय राजाओं के अंदर उस दौर के आपस में कोई एकता नहीं थी, और वो आपसी एकता का नहीं होना सिकंदर के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा कर रहा था। ठीक है। दूसरा, जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व के अंदर बल दिया, बैक्टीरिया को विजित किया, उस बल और बैक्टीरिया को विजित करने के बाद में उसने हिंदुकुश पर्वतमाला को पार करते हुए उत्तर भारत की ओर प्रस्थान किया। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात समझनी है कि जब उसने हिंदुकुश पर्वतमाला को पार करते हुए भारत की ओर प्रस्थान किया, तो भारत का उस समय उसके लिए सबसे निकटवर्ती जो एक प्रदेश था जिसका नाम निकया मिलता है ग्रंथों के अंदर, जो सबसे निकटवर्ती प्रदेश माना जाता है, उस निकया में उस समय के तक्षशिला के जो राजा थे आम्बी ने एक शिष्टमंडल के साथ में जाकर के सिकंदर से मुलाकात की, और सिकंदर से मुलाकात कर, अब देखिए आम्बी ने मुलाकात क्यों की, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आम्बी जो तक्षशिला का शासक था वो, और उस दौर के पंजाब का शासक था पोरस, इन दोनों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे। आम्बी अपने शक्ति के बल पर पोरस को पराजित नहीं कर सकता था, तो उसने ऐसा विचार किया कि क्यों नहीं मैं सिकंदर की सहायता करूं, या सिकंदर की सहायता से इसको पराजित करने की चेष्टा करूं या प्रयत्न करूं। तो अपने शिष्टमंडल उसने एक शिष्टमंडल बनाया, एक डेलीगेशन बनाया, और उस डेलीगेशन के द्वारा जाकर के वो निकया नामक स्थान पर सिकंदर से मिलता है, और उसको कहता है कि अगर आप पोरस पर आक्रमण करते हैं तो उस स्थिति में जो तक्षशिला राज्य है वो आपकी सहायता करेगा। सिकंदर के लिए और अनुकूल परिस्थितियां, कहते हैं कि भारत की जो रिटर्न हिस्ट्री लिखी गई है, तो उस रिटर्न हिस्ट्री के अंदर देश के साथ में अगर किसी शासक ने गद्दारी की है तो वो उसका नाम मिलता आम्बी। यानी भारत के लिखित इतिहास के अंदर देश के साथ गद्दारी करने वाला ये पहला शासक माना जाता है, आम्बी तक्षशिला का शासक। तो इस तक्षशिला के शासक ने जाकर के सिकंदर से मुलाकात की, सिकंदर सहमत हो गया, और फिर उसने कहते हैं कि हाईवे एक्सप्रेस जिसको विकसता या जेलम भी कहा जाता है, वहां पर पोरस और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और उस युद्ध के अंदर जो है वो पोरस पराजित हो जाता है। लेकिन कहता है कि जब उस पोरस को युद्ध बंदी बना करके जब सिकंदर के सामने पेश किया गया, तो
जिस तरीके से स्वाभिमान के साथ उसने उत्तर दिया, उससे सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ और उसने पोरस के साथ पोरस को वापस मुक्त कर दिया और उसके साथ में संधि कर दी। तो इस दौर के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे भारतीय राजा के सहयोग से ही एक भारतीय राजा को सिकंदर ने किस तरह से पराजित किया। लेकिन वो भारत का ऐसा एक स्वाभिमानी राजा था जिसने अपने स्वाभिमान के द्वारा अपने स्वाभिमान को सिर्फ झुकने नहीं दिया और अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हुए उसने वापस जो है वो एक दुश्मन को भी जो है वो संधि के लिए बाध्य कर दिया। नमस्कार।